हेलो दोस्तों, तो हम पिछले वीडियो में मैट्रिक स्पेस के इन बिंदुओं को यहाँ तक आइसोलेटेड पॉइंट एंड क्लोजर ऑफ अ सेट तक हम कर चुके थे। उसके बाद के जो पॉइंट्स बचे हैं, किसी कारण से वो वीडियो रुक गई थी, इसलिए ये नई वीडियो बनानी पड़ी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम पिछले वीडियो में यहाँ इस पॉइंट पर थे, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जेड का जो संवरक है, जेड का जो क्लोजर है, क्लोजर का मतलब क्या होता है कि जेड यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ जेड। डिराइव्ड सेट क्या होता है? चूंकि जेड का डिराइव्ड सेट ऑफ जेड जो होता है वो फाई होता है, तो जेड का जो हम क्लोजर निकालेंगे वो जेड यूनियन फाई क्या हो जाएगा? जेड ही हो जाएगा। अब डिराइव्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का जो डिराइव्ड सेट होगा वो आर होता है। अब होता क्यों है कि मान लीजिए यहाँ पे परिमेय संख्या इतनी पास पास होती हैं कि हर संख्या का एक छोटे से छोटा नेबरहुड लेंगे, उसमें अनंत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। अगर हम अपरिमेय संख्या का भी छोटे से छोटा नेबरहुड लेंगे तो उसके नेबरहुड में भी या उसके छोटे से छोटे ओपन गोलक में भी अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती है। इसलिए पूरे आर ही इसका डिराइव्ड सेट हो जाता है। और यदि हम क्यू का क्लोजर करें तो क्या होगा? क्यू यूनियन आर बराबर आर हो जाएगा सॉरी, ठीक है। तो क्यू आर ये हो गया। वैसे डी फाई है। अब डी फाई में इसके लिमिट पॉइंट क्या होते हैं? कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो डिराइव्ड सेट ऑफ फाई क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। अब डी 0 1 का जो डिराइव्ड सेट होगा, डिराइव्ड सेट मतलब लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होगा वो क्या होगा? क्योंकि इसके बाउंड्री पॉइंट्स को लेकर भी अगर हम छोटे छोटा गोलक बनाएंगे तो इसमें 0 और 1। अब ये हालांकि ये पॉइंट इस सेट के नहीं हैं, लेकिन इसको लेकर भी हम छोटे छोटा गोलक बनाएंगे तो इसके जो पॉइंट हैं, छोटे छोटे गोलक हम बनाओ, मान लीजिए ये बना दिया, तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड के कुछ ना कुछ पॉइंट एक के नेबरहुड में या एक के गोलक में आ रहा है। चाहे आप जो त्रिज्या लोगे गोलक की वो कितनी भी छोटी लेते जाइए, तो इसमें एक भी इंक्लूड होगा और 0 भी इंक्लूड होगा। यही स्थिति 0 के साथ बनेगी। छोटे छोटा गोलक बनाओगे आप तो वो राइट हैंड के कुछ ना कुछ किसी ना किसी पॉइंट को अपने अंदर लेके चलेगा। तो इसका क्या होगा? क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब ऐसे ही इधर से ओपन है तो भी क्या हुआ? पूरा क्लोज ही ये होगा। अब आगे पढ़ते हैं कि अब आगे आता है एक जो है कि डेंस एंड नो वेयर डेंस, मतलब सघन एवं नकुत्र अपि सघन समुच्चय। नकुत्र अपि को अगर आप इसका जैसे बोले संधि विच्छेद करोगे तो न यानी नहीं, कुत्र यानी कहीं भी, अपि यानी भी। न कुत्र नहीं, कुत्र यानी कहीं, अपि यानी भी, कहीं भी सघन नहीं समुच्चय, इसको ऐसे बोलेंगे। एक तो कहीं मतलब सघन होगा और एक कहीं भी सघन नहीं होगा। तो इनका हम देखते हैं कि माना एक्स डी एक दूरी की समष्टि है तथा एस व टी एक्स के दो समुच्चय हैं, दो उपसमुच्चय हैं, ठीक है। तब S को T में सघन समुच्चय कहेंगे यदि T इज सबसेट ऑफ S बार, और S बार क्या होता है? S यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ S। S को T में सघन समुच्चय कहेंगे यदि T इज सबसेट ऑफ S बार। अब कहीं लिखा हो को T सबसेट ऑफ S बार, तो हम इससे ये अनुमान लगाएंगे कि S जो है वो T में सघन है, ठीक है। तथा S को X में सघन, X में सघन का मतलब उसका जो अधिसमुच्चय है, मतलब S तो क्या हो गया? सबसेट, लेकिन जो X है, जैसे S को तो बोलेंगे हम उपसमुच्चय, लेकिन X को क्या बोलेंगे? अधिसमुच्चय। जो S का बड़ा है, जिसमें से X निकल के आया है, उसको बोलेंगे अधिसमुच्चय। तब S को X में सघन, या अब X में सघन बोलेंगे तो सर्वत्र सघन बोलेंगे। S को X में सघन या सर्वत्र सघन या एवरीवेयर डेंस कहेंगे यदि S बार इज इक्वल टू पूरा X बन जाए, ठीक है। तो इसकी किसी सेट में ही सघन कब कहेंगे? जब जैसे S को T में सघन कब कहेंगे? जब T क्या हो? S बार का सबसेट हो। और S को एवरीवेयर डेंस या सर्वत्र सघन कब कहेंगे? जब वो अपने अधिसमुच्चय, जैसे यार मान लीजिए कोई हमने इंटरवल लिया, कोई छोटा इंटरवल लिया, तो वो आर में कब होगा? सर्वत्र सघन। तो उसको हम कब कहेंगे? जब
एस बार, और एस बार का मतलब क्या होता है, एस यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स। एवं एस को नकुत्रापि सघन, मतलब एस को कहीं भी सघन नहीं कहेंगे, नो वेयर डेंस समुच्चय कहेंगे यदि एस बार में कोई आंतरिक बिंदु ना हो। यदि एस बार जो सेट बनेगा, एस यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ एस, इसमें कोई इंटीरियर पॉइंट ना हो, मतलब कोई भी आंतरिक बिंदु ना हो, और आंतरिक बिंदु ना हो, इसका कंडीशन क्या है कि किसी भी बिंदु को लेकर एक ओपन इंटरवल, ओपन स्फेयर या उसका नेबरहुड ऐसा नहीं हो कि वो पूरी तरह इसी के अंदर हो। अगर वो फाई है तो हम कहेंगे कि एस कहीं भी संतत, कहीं भी सघन नहीं है। अब जैसे क्या परिमेय संख्याओं का है क्यू, वो जो आर है, आर में एवरीवेयर डेंस है, मतलब सर्वत्र सघन है। क्यों है कि जब आर का हम क्यू का ये लेंगे तो क्या आएगा, क्यू यूनियन आर बराबर आर आ रहा है ना, तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि क्यू तो सबसेट होता है ना आर का, क्यू सबसेट है आर का। अब क्यू का जब हम वो लेंगे तो वो आर के बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, तो जो क्यू है वो आर में सर्वत्र सघन है। अतः क्यू आर में सर्वत्र सघन है। ठीक है। अब आता है एक्सटीरियर पॉइंट या बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु किसे कहते हैं, जो इंटीरियर पॉइंट ना हो, ठीक है, या जो लिमिट पॉइंट ना हो, तभी तो वो बाहर जाएगा। किसी बिंदु x को समुच्चय s का बाह्य बिंदु कहेंगे यदि वह s के पूरक समुच्चय s डैश का आंतरिक बिंदु हो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बाह्य बिंदु वही होगा जो उस समुच्चय के अंदर ना हो। अब उस समुच्चय के अंदर नहीं होगा वो पॉइंट, तो वो उस समुच्चय के जो पूरक समुच्चय है उसमें होगा। अब उसमें होगा तो उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। भाई किसी समुच्चय के अंदर है, वो अंदर नहीं है तो वो समुच्चय के बाहर होगा। समुच्चय के बाहर के हम सेट को क्या बोलते हैं, पूरक समुच्चय। बस किसी बिंदु x को समुच्चय s का बाह्य बिंदु कहेंगे यदि वह s के पूरक समुच्चय s डैश का आंतरिक बिंदु हो। अर्थात एक x को लेकर हम एक ओपन इंटरवल, ओपन गोलक बनाएंगे जो किसका सबसेट होगा, s डैश का, मतलब जो s का पूरक समुच्चय है उसका उपसमुच्चय बनाएंगे। अब देखिए बाउंड्री पॉइंट किसे कहते हैं। तो अब जैसे इसको बाह्य बिंदु को अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमारा ए सेट है। अब कोई बिंदु x, कोई बिंदु a, अब बिंदु a है, अगर ये पूरा सेट यहीं तक ही सीमित है, यहीं तक ही सीमित है, तो कोई बिंदु a है वो इसका बाह्य बिंदु कहलाएगा। बाह्य बिंदु कहलाएगा। बाह्य बिंदु क्यों कहला रहा है, क्योंकि अब जो a हो गया, अब इसके जो बाहर का है वो a का पूरक हो गया, बाहर जो भी है a का पूरक हो गया। अब इसको जो छोटे से छोटा गोलक लेके बनाएंगे, छोटे से छोटी त्रिज्या लेके गोलक बनाएंगे, वो ए के पूरक का इंटीरियर पॉइंट हो गया ना, तो बस इसलिए ए को बाह्य बिंदु कहते हैं। अब परिसीमा बिंदु, परिसीमा बिंदु को हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये कोई सेट है, इसका परिसीमा बिंदु क्या, बाउंड्री के पॉइंट, बाउंड्री के पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पे जो पॉइंट है इनको बाउंड्री के पॉइंट कहते हैं। और इनकी डेफिनेशन हम देखी जाए तो इन गोलक को लेके क्या बनाएंगे, अब देखिए इस गोलक पे हमें क्या दिख रहा है, इसके सेट के भी अनंत पॉइंट दिख रहे हैं और बाहर के भी पॉइंट दिख रहे हैं, तो उसी को लेके हम डेफिनेशन बना देंगे। फिर x बिलोंग्स टू s को s का परिसीमा बिंदु कहेंगे यदि ओपन बॉल कोई बनाए उसमें s तथा s डैश दोनों के बिंदु अंतर्विष्ट हों। तो s तो क्या हो गया ये, और s डैश क्या हो गया बाहर, ये s डैश जो सेट है उसके बाहर के को सभी को s डैश बोलेंगे, मतलब s का पूरक बोलेंगे। तो पूरक के पॉइंट्स भी ले रहा है ना, बाउंड्री पे जो पॉइंट्स है उसका गोलक, तो बस वही परिसीमा बिंदु हो जाएगा। एग्जाम्पल 2,5 का 2.5, 3, 4, 3.8 आदि आंतरिक बिंदु हैं, क्योंकि 2 और 5 को छोड़ के 2 और 5 के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे आंतरिक बिंदु होंगे। जैसे ही हम इनको रियल लाइन पे दिखा सकते हैं, जैसे 2 है और 5 है और ये संवृत है, तो ये तो 2 और 5 क्या हो गए, इस 2 और 5 के जो बीच के पॉइंट हैं, जितने भी सारे पॉइंट हैं ये हो गए आंतरिक बिंदु। तथा 5.6, 5.1, 1.9, 50, 100, -100 बाह्य बिंदु हैं। अब ये मैंने एक एग्जांपल के लिए कुछ डिजिट्स ले लिए हैं, जैसे 1 है तो 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। 5.6 कहाँ होगा, यहाँ होगा। 5.1 भी कहाँ होगा, इससे दूर ही होगा। 1.9 भी यहाँ होगा। 50, 100 सब बाहर होंगे, तो वो बाह्य बिंदु
कहलाएंगे, और जो 2 और 5 है वो कहलाएंगे बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट इसलिए कि जब इनको लेके एक विवृत गोलक बनाएंगे तो उसमें क्या सेट के एलिमेंट भी आ रहे हैं राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से सेट के बाहर के मतलब पूरक के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं। 2 और 5 में यही कंडीशन लग रही है, इसलिए 2 और 5 बाउंड्री पॉइंट्स हो गए। अब हम कुछ डेफिनेशंस या कुछ टर्म्स और बची हैं। दूरिक समष्टि की उपसमष्टि। अब तक हमने दूरिक समष्टि पढ़ ली, दूरिक समष्टि में जितने एलिमेंट्स आते हैं उनके बारे में जानकारी ले ली, दूरिक समष्टि के जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं उनकी जानकारी ले ली, उपसमुच्चय कैसे होते हैं, उनमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं दूरिक समष्टि की उपसमष्टि, कि एक्स डी कोई दूरिक समष्टि है तब एक्स का कोई हम एक उपसमूह लेके उसी डी के साथ हम कैसी उपसमष्टि बना देगा तो उसे हम उपसमष्टि कहेंगे। यदि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तथा एस एक्स का एक उपसमुच्चय है, तब यदि एस भी डी के साथ दूरिक समष्टि बनाए तो एस डी को उपसमष्टि कहते हैं। बस यदि हम एक्स डी कोई दूरिक समष्टि है, एस का कोई भी सेट ले और वो डी के साथ अगर दूरिक समष्टि बना दे, वो भी डिफाइन कर दे, तो उससे हम एक्स डी की उपसमष्टि कहेंगे, उपसमष्टि कहते हैं। इसे एस डी स्टार से लिखते हैं, जहां डी स्टार को डी का संकुचन कहते हैं, साथ ही डी स्टार को प्रेरित दूरिक या इंड्यूस्ड मैट्रिक कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल है कि आर का उपसमुच्चय -1 2 दूरिक समष्टि, ये किसकी है, आर की तो है ही, लेकिन अब इसके साथ भी दूरिक बना रहा है तो वो दूरिक उपसमष्टि हो जाती है, के साथ दूरिक उपसमष्टि है। इसे कैसे लिखेंगे, -1 2 डी स्टार, हालांकि वो डी स्टार डी ही है, कोई अलग से डी डिफाइन नहीं हो रहा, तो वहाँ इसी के साथ ये बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा, उपसमष्टि हो जाएगी। अब देखिए दूरिक समष्टि में अनुक्रम, अब हमने दूरिक उपसमष्टि पढ़ ली, तो दूरिक समष्टि में अनुक्रम भी बनते जाते हैं। जैसा अनुक्रम हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा है वैसा ही अनुक्रम उसी टाइप का बनता है। तो इसमें एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, तब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन से एक्स पर परिभाषित फलन एक अनुक्रम कहलाता है, जिसका प्रांत तो होता है एन, रेंज होती है एक्स, क्योंकि एन से एक्स पर है, रेंज ऐसे आती है, तो एक्स एन से इसको दर्शाते हैं। अब एक्स एन में वही, अब प्रांत जो अनुक्रम हमने रियल एनालिसिस में पढ़े हैं वैसे ही होते हैं। एक्स एन को जैसे डिफाइन कर दिया, -1 की पावर एन का प्रतिचित्रण क्या होगा, जैसे हम एन में से एक रखेंगे तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो फिर -1, तो इस तरीके से इसमें 1 और -1 आपस में आते जाएंगे, तो इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, 1 और -1। अब ऐसे ही जब अनुक्रम होता है तो उसी का एक उपानुक्रम भी बनता है। इसमें हमें यहाँ से मैट्रिक स्पेस से ये नहीं आएगा कि बताइए अनुक्रम का फिर अभिसरण बताइए या उपानुक्रम कैसे होंगे, इनका किस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट क्या होगी इनकी, ये नहीं आएंगे। बस केवल इनकी डेफिनेशन ही यहाँ पे काम आने वाली है, क्योंकि हम रियल एनालिसिस में इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अब उपानुक्रम हो गया, जैसे एस एक्स एन बराबर 1/n है, यहाँ पे n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखेंगे, तो इसमें उपानुक्रम क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2n कर दिया तो x 1/2 1 रखते ही 1/4, n बराबर 2 रखते ही, n बराबर 3 रखते ही 6, तो 2 4 6 8 ऐसे, वो उनसे जो अनुक्रम बनेगा वो इसका उपानुक्रम कहलाएगा। मतलब इसके कुछ पॉइंट लेकर हम कोई अनुक्रम बना दें उसको बोलेंगे उपानुक्रम। फिर आता है कॉशी अनुक्रम। इनकी केवल डेफिनेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि रियल एनालिसिस में इनमें काफ़ी सारा मतलब मैटर पढ़ाते हैं और वहीं से इनसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ये क्या इसको पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि इनकी जो थोड़ी बहुत डेफिनेशंस काम आती हैं। कि कॉशी अनुक्रम क्या होता है, दूरिक समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कॉशी अनुक्रम होता है, और ये इंपॉर्टेंट मान लेना आप कि दूरिक समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कॉशी अनुक्रम होता है, और ऐसा भी है कि प्रत्येक कॉशी अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होता है। तो ये अपोजिट भी हम ले सकते हैं। पूर्ण दूरिक समष्टि, ठीक है, केवल इसकी डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमने जो सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है और कॉशी सीक्वेंस है, ये सब पढ़े हैं। पूर्ण दूरिक समष्टि किसे कहते हैं, मतलब कंप्लीट मैट्रिक स्पेस किसे कहते हैं। यदि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तब इसका प्रत्येक कॉशी अनुक्रम एक्स के ही किसी बिंदु पर अभिसारी हो तो एक्स डी पूर्ण दूरिक समष्टि
कहलाता है। ठीक है, अब वो कोई डिफाइन करके दे सकता है या केवल इसकी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बन सकता है कि यदि एक्स डी एक दूरी समष्टि है तब इसका प्रत्येक कोसीय अनुक्रम यदि एक्स के ही किसी बिंदु को अभिसारी हो तो एक्स डी पूर्ण दूरी समष्टि कहलाती है। अब आगे थ्योरम है कि एक्स डी एक पूर्ण दूरी समष्टि है तब ए डी उपसमष्टि पूर्ण होगी यदि और केवल यदि ए समवर्त हो। ठीक है, आप इसको पूर्ण दूरी समष्टि है, इसकी उपसमष्टि है, इस लाइन को अगर भूल भी जाएं तो सीधा आप ये याद रखिए कि ए डी पूर्ण दूरी होगी यदि और केवल यदि ए समवर्त है। बस सीधा ए डी पूर्ण दूरी होगी यदि और केवल यदि ए समवर्त है। एग्जाम्पल, आर डी पूर्ण दूरी समष्टि है। आर डी पूर्ण दूरी समष्टि है क्यों है? क्योंकि आर क्या होता है? समवर्त भी होता है और विवर्त भी होता है। किसके सापेक्ष? डी के सापेक्ष। क्योंकि जो सेट होता है वो डी के सापेक्ष, फाई और आर तो क्लोज और ओपन दोनों होते हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम समवर्त ले लेंगे तो ये पूर्ण दूरिक हो जाएगा और आर की पावर एन भी पूर्ण दूरिक समष्टि है। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है कैटेगरी का, और इसके बेस पे एक बेयर्स कैटेगरी थ्योरम होती है, तो इसको हम देखते हैं। अब कैटेगरी का मतलब होता है कि कोई सेट है जो फर्स्ट कैटेगरी का है या सेकंड कैटेगरी का। इसके लिए अब फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी क्या होती हैं जो हम देखते हैं कि एक्स डी का कोई उपसमुच्चय ए है तब ए को प्रथम संवर्ग या फर्स्ट कैटेगरी का कहा जाएगा यदि ए को नकुत्रापि सघन उपसमुच्चयों के परिमित गणनीय संघ के रूप में लिखा जा सके। फर्स्ट कैटेगरी का कब कहेंगे ए को? जब ए को नो वेयर डेंस नकुत्रापि सघन उपसमुच्चयों के, और उपसमुच्चय कैसे होंगे? गणनीय। यदि ए को नकुत्रापि सघन गणनीय उपसमुच्चयों के परिमित संघ के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को आप ऐसे मैं लिख देता हूँ दोबारा। ए को फर्स्ट कैटेगरी का कहेंगे यदि ए को नकुत्रापि सघन गणनीय परिमित उपसमुच्चयों के संघ के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन वही है लेकिन इसमें कुछ आगे पीछे वर्डिंग हो गई है तो उसको क्या थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, तो ये वाली डेफिनेशन आप अच्छी तरह मतलब समझ पाएंगे तो लिखा जाए। अन्यथा ए को क्या कहते हैं, और इस तरह नहीं लिख सकें तो इसको क्या बोलेंगे? सेकंड कैटेगरी का। बस, और ये फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी का लिखने के, इसको समझाने के लिए इसको क्यों समझना है? क्योंकि ये एक बेयर कैटेगरी या बेयर्स संवर्ग प्रमेय या बेयर्स कैटेगरी थ्योरम होती है। बेयर्स कैटेगरी थ्योरम होती है। अब क्या होता है? प्रत्येक पूर्ण दूरिक समष्टि स्वयं का उपसमुच्चय मानते हुए सेकंड कैटेगरी का होता है। अब सेकंड कैटेगरी का होता है मतलब कि जो इसको हम नकुत्रापि सघन गणनीय परिमित उपसमुच्चयों के संघ के रूप में नहीं लिख सकते, कि प्रत्येक पूर्ण दूरिक समष्टि स्वयं का उपसमुच्चय मानते हुए सेकंड कैटेगरी का होता है। या और अधिकतर जो इम्पोर्टेंट इसमें ये है, यही डेफिनेशन है, क्योंकि जो नीचे वाली है ये लंबी डेफिनेशन है और जो लंबी डेफिनेशन है उसके आने के चांसेस कम होते हैं। तो अब इसको पढ़ेंगे। यदि ए एन पूर्ण दूरिक समष्टि ए के नकुत्रापि सघन समुच्चयों का अनुक्रम है तब ए में एक बिंदु विद्यमान है जो किसी भी ए एन का बिंदु नहीं है। तो इसको तो केवल आप ध्यान में रखिएगा कि कुछ अगर इससे आ जाए तो बात ठीक है, नहीं तो मेन पॉइंट तो यही है इसका। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें मैट्रिक स्पेस के जो और कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी वीडियोस अलग आएंगी। तो थैंक यू, आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ।